Everyone, welcome back to our channel Pathshala where we learn political science from scratch. So आज का लेक्चर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस करेगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिबरलिज़म से. सो लिबरलिज़म जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और ओरिजिन्स की, तो लिबरलिज़म का बर्थ यूरोप में फ्यूडलिज़म के कोलैप्स और कैपिटलिज़म के राइज के दौरान हुआ. लिबरल वर्ड तो 14th सेंचुरी से एग्जिस्ट करता था, बट लिबरलिज़म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफिशियली 1812 में स्पेन में अपीयर हुआ. बाय 1840s ये पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशनरी फोर्स बन गया था. ये आइडियोलॉजी एसेंशली राइजिंग मिडिल क्लासेस की वॉइस थी जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. लिबरल आइडियाज़ उस टाइम के लिए एक्सट्रीमली रेडिकल थे. Think about it in a sense that, American Revolution, English Revolution, French Revolution, सभी में distinctly liberal elements थे, even though political term अभी develop हुआ है. अब बात हम करें core liberal values की. So the big fives. लिबरलिज़म की फाउंडेशन 5 कोर प्रिंसिपल पर बिल्ट है. जो फर्स्ट वन है वो है इंडिविजुअलिज़म. इंडिविजुअल की सुप्रीमेसी ओवर एनी कलेक्टिव. ओके, हर इंसान यूनिक है बट मॉरल वर्थ में इक्वल है. दूसरा जो है वो फ्रीडम या लिबर्टी सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू है. क्लासिकल लिबरल्स के लिए नेगेटिव फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस भी जिसको बोलते हैं, और मॉडर्न लिबरल्स के लिए पॉजिटिव फ्रीडम जिसको कि हम फ्रीडम टू डेवलप और फ्लरिश भी कहते हैं. तीसरा जो कोर वैल्यू है वो है रीज़न. ह्यूमन रैशनैलिटी पर कंप्लीट फेथ है लिबरलिज़म का. इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन रीज़न ओवर सुपरस्टिशन. जो फोर्थ वन है वो है जस्टिस. इक्वालिटी के डिफरेंट फॉर्म्स, फाउंडेशनल इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है. जो फिफ्थ है वो है टॉलरेशन, डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस. वोल्टेयर का एक फेमस कोट है जो कि लिबरल्स काफ़ी यूज़ करते हैं. आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट. तो इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेयर कैसे बोल रहा है कि टॉलरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिबरलिज़म के लिए. Maybe I would disagree what you are saying, but I would always allow you to speak whatever you have the right to say. Third point that I'm gonna add to this lecture is about the difference between classical liberalism and modern liberalism. अब मैं आपको लिबरलिज़म के 2 मेजर रेवोल्यूशनरी फेजेस एक्सप्लेन करूँगी. पहला जो कि कंसर्न्ड है क्लासिकल लिबरलिज़म से, जो कि 19th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हुआ. ये ओरिजिनल फॉर्म था क्योंकि जब 19th सेंचुरी हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में ही लिबरलिज़म जो है वो फॉर्मली पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. तो की थिंकर्स इसके जॉन लॉक हैं जिन्होंने लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को एज नेचुरल राइट्स कहा. एडम स्मिथ भी हैं जो इनविजिबल हैंड ऑफ फ्री मार्केट की बात करते हैं. जेरेमी बेंथम जो यूटिलिटी प्रिंसिपल जिसमें कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात होती है. हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सोशल डार्विनिज्म की बात करते हैं जिसका कि मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. क्लासिकल लिबरल्स वांटेड मिनिमल स्टेट, सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करना, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना और डिफेंस प्रोवाइड करना, ये काम चाहते थे कि वो स्टेट करे. उनका मंत्र था दैट गवर्नमेंट इज़ बेस्ट which governs least. Okay, so that is the crux of a minimal state. Second one is modern liberalism. It started around 20th century. So it emerged when industrial capitalism created massive inequality. So key shifts were J.S. Mill का जो इंडिविजुअलिटी ओवर सिंपल यूटिलिटी. T.H. ग्रीन पॉजिटिव फ्रीडम की बात करता था. अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है जॉन रॉल्स, जिसने बहुत ही ये नहीं कह सकते हैं कि
इसके वर्क को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया. ऑफ कोर्स लेटर ऑन हिज वर्क हैज़ बीन criticized widely by feminist scholar and other scholars, but it was a very landmark work for liberal political philosophy. Even it is now. So he talked about justice as fairness and also different principle. उसके बाद केन्स की इकोनॉमिक मैनेजमेंट ओवर लेज़े फेयर स्टेट. उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न लिबरल्स थे वो सपोर्ट करते थे इनेबलिंग स्टेट्स को, क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर, मैनेज्ड इकोनॉमीज़ एंड सोशल राइट्स को. अब हम बात करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी को, जिसको कि द हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जाता है. लिबरल डेमोक्रेसी आज की डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक, आप कह सकते हैं, मैरिज है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड में है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, बिल्स ऑफ राइट्स इम्पॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस. डेमोक्रेटिक साइड को देखें तो इसके लिए रेगुलर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सफरेज इम्पॉर्टेंट है, माइनॉरिटी राइट प्रोटेक्शन और कंसेंट और रिप्रेजेंटेशन जैसी चीज़ें बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है लिबरल डेमोक्रेसी में. सो ये सिस्टम 1989-90 में कम्युनिज़म के फॉल के बाद ड्रामेटिकली स्प्रेड हुआ. फ्रांसिस फुकुयामा ने इवन डिक्लेयर किया था एंड ऑफ हिस्ट्री कि लिबरल डेमोक्रेसी फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट सब्सिक्वेंट इवेंट्स ने इस ऑप्टिमिज्म को चैलेंज किया है. अगर हम मेजर चैलेंजेस टू लिबरलिज्म देखें तो डिस्पाइट इट्स सक्सेस लिबरलिज्म फेसेस सीरियस क्रिटिक. मार्क्सिस्ट क्रिटिक ने बोला कि लिबरलिज्म इज़ कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजिकल कवर है. लिबरलिज्म कुछ खुद में नहीं बट एक फसाड है टू कवर द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म. फॉर्मल इक्वालिटी मेंटेन करता है बट मटेरियल इनइक्वालिटी कंटिन्यू रखता है. कम्युनिटेरियन क्रिटिक ये है कि लिबरल इंडिविजुअलिज्म सोशल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करता है, कम्युनिटी को वीकन करता है. कंजर्वेटिव क्रिटिक है कि अनरेस्ट्रेन्ड इंडिविजुअलिज्म जो है सोशल फैब्रिक को टियर करता है. तो हमने अभी देखा कि कम्युनिटेरियन ने बोला कि लिबरल इंडिविजुअलिज्म सोशल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करता है, वहीं कंजर्वेटिव कह रहे हैं अनरेस्ट्रेन्ड इंडिविजुअलिज्म. तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. कम्युनिटेरियनिज्म और कंजर्वेटिव क्रिटिक दोनों डिफरेंट है, ऑल्दो दे आर सेइंग समथिंग सिमिलर, बट डोंट गेट कंफ्यूज बाय दीज टू क्रिटिक्स. फेमिनिस्ट क्रिटिक्स कहती है लिबरल प्रिंसिपल्स हिस्टोरिकली मेल सेंटर्ड है. जो बिगेस्ट कंटेम्प्रेरी चैलेंज है लिबरलिज्म के लिए वो है राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म. मिड 90s से अथॉरिटेरियन रिजीम स्पेशली ईस्ट एशिया में हैव इकोनॉमिकली कम्पीटेड विथ लिबरल डेमोक्रेसीज. चाइना, सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ ने प्रूव किया है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन पॉसिबल है. अब जो इंटरनल टेंशन्स हैं ये तो एक्सटर्नल हो गए जो कि राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म पोज कर रहा है टू लिबरलिज्म, बट जो इंटरनल टेंशन्स हैं विद इन लिबरलिज्म हम उसकी बात करते हैं. तो लिबरलिज्म में इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न, दैट इज़ नेगेटिव फ्रीडम वर्सेस पॉजिटिव फ्रीडम. इकोनॉमिक फिलॉसफी जैसे कि कोई फ्री मार्केट वर्सेस मैनेज्ड इकोनॉमी. रोल ऑफ स्टेट, some says that minimal state, some talks about they support enabling state, okay, and welfare mechanisms. Individual versus collective, individual rights versus social responsibility. Democracy versus liberalism, majority rule versus minority right protections. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टेंशन्स जो है ऑन गोइंग डिबेट जनरेट करते हैं लिबरल ट्रेडिशन के विद इन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है विद इन लिबरल लिबरल आइडियोलॉजी, लिबरल ट्रेडिशन, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर. if it's so contradictory in nature, is it not relevant for contemporary political tradition? Of course it is.
इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लिबरलिज्म फेसेस न्यू चैलेंजेस, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का राइज हो, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल कंसर्न हो, डिजिटल रेवोल्यूशन और प्रिवेसी के इश्यूज हों, या फिर राइजिंग पॉपुलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म हो। बट लिबरलिज्म की जो कोर स्ट्रेंथ अडेप्टबिलिटी, इसको सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न, फ्रॉम इकोनॉमिक टू सोशल लिबरलिज्म, ये आइडियोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है। एट लास्ट व्हाट माय फाइनल टेक वुड बी ऑन लिबरलिज्म, जो कि आपको भी याद रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव टॉट यू। लिबरलिज्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग आइडियोलॉजी है जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को शेप कर रही है। अंडरस्टैंडिंग लिबरलिज्म हेल्प्स अस not just comprehend political systems but also navigate current challenges or imagine better future. Whether you agree with liberal principles or not, उनके impact on modern world is undeniable. From individual rights to democratic institutions, from free market to welfare states, liberalism की fingerprints everywhere visible है. So this is it for liberalism. Now we'll move to conservatism. तो ये जो कंसर्वेटिज़म है, ये देखो, कंसर्वेटिज़म हम कभी कभी एवरीडे लाइफ में इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उसका मतलब होता है पुराने ज़माने की सोच। फॉर इंस्टेंस, माई पेरेंट्स आर कंसर्वेटिव, माई इन लॉज आर कंसर्वेटिव, सो आई कांट वियर शॉर्ट क्लोथ्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ये कंसर्वेटिव का मतलब सिर्फ पुराने ज़माने की सोच नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है जो 19th सेंचुरी से डेवलप हुई है। सिंपल वर्ड में समझाऊं तो कंसर्वेटिव ये बिलीव करते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, ट्रेडिशन हो, कस्टम्स हो, उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंसर्वेटिज़म डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फॉर्म लेती है। यूके में प्रैग्मेटिक है, कॉन्टिनेंटल यूरोप में अथॉरिटेरियन थी, और अमेरिका में इकोनॉमिक लिबरलिज्म के साथ मिक्स होती है। तो इसकी कोर फिलॉसफी पे अगर हम ध्यान दें तो कंसर्वेटिव्स जो हैं उनका एक बेसिक फ़िलॉसफी है, जो कि उनका कहना है कि ह्यूमन बेसिकली इम्परफेक्ट हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है लिबरल्स का। जो भी लिबरल्स के आइडियाज़ हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, क्योंकि लिबरल्स क्या ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी में बिलीव करते हैं, ह्यूमन आर केपेबल ऑफ मॉरल प्रोग्रेस, रैशनल बिहेवियर, बट ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन्स आर बेसिकली इम्परफेक्ट। सो जो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन परफेक्टिबल है, उनके ऑपोजिट में ये एक अलग आइडियोलॉजी आई, उसको हम कहते हैं कंसर्वेटिज़म। सो कंसर्वेटिव्स कहते हैं, देखो भाई, इंसान नेचुरली सेल्फिश है, सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, चेंज से डर लगता है, इसीलिए सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे हमें बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, वैसे ही सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट रोल होता है। ट्रेडिशंस उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडमंड बर्ग ने कहा था कि सोसाइटी एक पार्टनरशिप है, दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न के बीच में। मतलब एंसेस्टर्स का विजडम रिस्पेक्ट करो, प्रेजेंट जनरेशन सिर्फ कस्टोडियन है। प्रॉपर्टी के बारे में उनका व्यू यूनिक है। प्रॉपर्टी सिर्फ इकोनॉमिक एसेट नहीं, ये पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। इसलिए बर्गलरी इतनी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि पर्सनल वायलेशन मानते हैं उनको। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हिस्टोरिकली देखें तो कंसर्वेटिज़म फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिएक्शन में स्टार्ट हुई। एडमंड बर्ग का रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस क्लासिक टेक्स्ट है। उन्होंने देखा कि रैडिकल चेंज सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 19th सेंचुरी में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फॉर्म डेवलप हुए। यूके में डिज़रेल ने वन नेशन कंसर्वेटिज़म इंट्रोड्यूस किया, और रिच और पुअर के बीच में गैप कम करना,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करना, कॉन्टिनेंटल यूरोप में ज़्यादा अथॉरिटेरियन अप्रोच था, मोनार्की चर्च अथॉरिटी मेंटेन करना। अब 20th सेंचुरी में मेजर शिफ्ट आया थैचर और रीगन के टाइम पे, न्यू लिबरलिज्म इमर्ज हुई, फ्री मार्केट, मिनिमल स्टेट, प्राइवेटाइजेशन, ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म से काफ़ी डिफरेंट थी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म की, तो अब मेन टाइप डिस्कस करें तो पहला जो है वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म है। ये बर्क वाली अप्रोच है, हायरार्की एक्सेप्ट करते हैं, ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस अलाउ करते हैं, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व का फॉर्मूला है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो एडमंड बर्क है उसने चेंज को डिनाई नहीं किया है, लेकिन उसके लिए चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व का फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म, ये इकोनॉमिक फ्रीडम को प्रमोट करता है लेकिन सोशल वैल्यूज़ में कंजर्वेटिव रहता है। एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स लेकिन ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स मेंटेन करते हैं। अब तीसरा जो है वो मेजर टाइप है, वो है न्यू लिबरलिज्म। 70s और 80s में पॉपुलर हुआ, थैचर रीगन ने प्रमोट किया था। बेसिक प्रिंसिपल हैं प्राइवेट गुड, पब्लिक बैड, स्टेट को मिनिमाइज करो, मार्केट फोर्सेस को वर्क करने दो, वेलफेयर स्टेट को अपोज करते हैं बिकॉज वेलफेयर क्रिएट्स डिपेंडेंसी कल्चर। इनका मानना है कि अगर स्टेट इनेबलिंग होगा तो लोगों में लेजीनेस आएगी, डिपेंडेंसी आएगी, सो दे विल नॉट वर्क अप टू देयर potential efficiency. So they think that if we are having a welfare state, it is basically undermining the potentiality of the citizens. जो फोर्थ है वो न्यू कंजर्वेटिज्म है। ये मेनली अमेरिका में डेवलप हुआ, 60s के परमिसिव कल्चर के अगेंस्ट रिएक्शन था। स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल आइडेंटिटी को एम्फसाइज करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में अग्रेसिव अप्रोच, जैसे डेमोक्रेसी प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड बट इन अ वेरी अग्रेसिव वे, नॉट इन अ वेरी पीसफुल मैनर। फिफ्थ जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी है, मेनली यूरोप में पॉपुलर है। ये चीज़ कैथलिक सोशल थियोरी बेस्ड मार्केट इकोनॉमी चाहिए, लेकिन सोशल जस्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल मार्केट का कॉन्सेप्ट कंपटीशन प्लस सोशल कोहेजन। सो अब इसकी भी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात करें तो आज के टाइम में कंजर्वेटिज्म की रेलेवेंस है क्या? देखो, जो मेजर ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो ये है, एक साइड में ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ग्लोबलाइजेशन फ्रेंडली कंजर्वेटिज्म है। फ्री ट्रेड की बात करते हैं, ओपन मार्केट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन सब की बात करते हैं। दूसरे साइड में नेशनलिस्ट कंजर्वेटिज्म है, इमिग्रेशन कंट्रोल, प्रोटेक्शनिज्म, कल्चरल होमोजेनिटी, इन सब की बात करते हैं। अगर हम ट्रम्प, मोदी, अर्दगन, ये सब पॉपुलिस्ट कंजर्वेटिव लीडर्स हैं जो नेशनलिस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। इसमें ब्रेग्जिट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका EU से निकल के सॉवरेनिटी मेंटेन करना, ये भी एक बताता है कंजर्वेटिज्म को, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर बीजेपी का अप्रोच देखें तो वो मिक्स है। ये कहना कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली कंजर्वेटिव है तो ये सही नहीं होगा। ट्रेडिशंस को वो बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ही उनके लीडर्स के स्पीचेस में, उनके लीडर्स के एड्रेस में हम देखते हैं कि वो उनका बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है टुवर्ड्स कस्टम एंड ट्रेडिशन। लेकिन अगर उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को देखें, अगर उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखें तो वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन सपोर्ट करते हैं, लेकिन कल्चरल नेशनलिज्म भी प्रमोट करते हैं। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी ट्रेडिशनल वैल्यू को प्रिजर्व करने के नाम पे यूज़ होती है कि इतनी पुरानी चीज़ें हैं, हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, विच हैज़ बीन टेकन अवे बाय सम XYZ king or rulers, so we are trying to restore our culture through the ideology of Hindutva. So अब जो कंजर्वेटिज्म है उसके इंटरनल टेंशन्स भी हैं, ठीक है।
जैसे हमने लिबरलिज़म के बारे में बात की थी, वैसे ही कंसर्वेटिज़म के भी अंदर बहुत सारे टेंशन्स हैं। तो कंसर्वेटिज़म में मेजर टेंशन्स हैं न्यू लिबरल वर्सेस न्यू कंसर्वेटिव्स। एक साइड फ्री मार्केट चाहिए, दूसरे साइड स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए सोशल कंट्रोल के लिए। इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस सोशल अथॉरिटी, कितनी फ्रीडम देनी है इंडिविजुअल को, ये एक बड़ा कंटेस्टेड टेरेन है कंसर्वेटिज़म में। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म, ओपन बॉर्डर्स या क्लोज्ड बॉर्डर। अगर हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें तो हमको ओपन बॉर्डर्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि it will the economic aspect of each and every country will transcend the borders. लेकिन नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म इन अ वेरी नैरो सेंस क्लोज बॉर्डर्स की बात करता है। आप प्रैग्मेटिज्म वर्सेस आइडियोलॉजी की बात करें तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट there is only white and black. There are a lot of gray areas in this particular political tradition as well. Likewise in case of liberalism or in other political ideology. So conclusion में I would say that conservatism एक complex ideology है जो कि आपने अभी देखा कि कितने सारे खुद के उसके प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल। ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व भी कर रही है। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशन को बचाने की बात करते हैं वो वहीं पे ग्लोबलाइजेशंस और ग्लोबल इकॉनमी को भी सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ बैकवर्ड थिंकिंग नहीं है, इसका अपना सोफिस्टिकेटेड फिलॉसफी है। यू कैनॉट डिसमिस कंसर्वेटिज्म बाय जस्ट सेइंग कि ओ ये पिछड़ी सोच है या फिर ये पुराने ज़माने की सोच है, ये कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में सोचता है, तो लेट्स डिसमिस इट। नो, वी शुड नॉट डिसमिस इट, वी शुड रीड इट, वी शुड क्रिटिसाइज इट एंड वी शुड नॉट डिसमिस इट। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फॉर्म्स लेते रहती है, इसलिए ये चीज़ पॉलिटिकली रेलेवेंट है और पॉलिटिकली रेलेवेंट है इसीलिए हमको इसे कभी डिसमिस नहीं करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट आइडियोलॉजी हम पढ़ेंगे वो सोशलिज़म और मार्क्सिज़म पढ़ेंगे। सोशलिज़म की बात करें तो सोशलिज़म ये एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है। सोशलिज़म का स्टार्ट 19th सेंचुरी में हुआ। ये वर्ड लैटिन सोसिएरे से आया है, मतलब कंबाइन या शेयर करना। पहली बार 1827 में यूके के कोऑपरेटिव मैगज़ीन में देखा गया। 1840s तक रॉबर्ट ओवन और हेनरी डे सेंट साइमन जैसे थिंकर्स ने इसे यूरोप में पॉपुलर कर दिया। सिंपल वर्ड में सोशलिज़म कैपिटलिज़म के अगेंस्ट डिफ़ाइन होती है। ये बिलीव करती है कि ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स हैं जो compete करने के बजाय टुगेदर वर्क करना पसंद करते हैं। कोर वैल्यूज़ इसकी ये है कि इक्वालिटी, स्पेशली सोशल इक्वालिटी। तो अगर कहीं हम पढ़ते हैं कि सोशलिज़म जो है वो एक कौन सी ऐसी सेंट्रल थीम है या फिर सेंट्रल आइडिया है जिस पे बेस्ड है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि सोशल इक्वालिटी। ठीक है, अब इसके कोर प्रिंसिपल्स को हम थोड़ा डिटेल्ड में देखते हैं। तो मैं आपको सोशलिज़म के 5 मेन थीम्स एक्सप्लेन करूँगी। पहला जो है वो कम्युनिटी। सोशलिस्ट बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली सोशल बीइंग हैं। तो सोशलिस्ट का एक पॉजिटिव एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ह्यूमंस को लेके, अनलाइक कंसर्वेटिव्स। इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजीज़ जो भी हैं उनके अनलाइक ये लोगों को कॉमन ह्यूमैनिटी के थ्रू कनेक्टेड देखते हैं। ह्यूमन नेचर फिक्स्ड नहीं है, सोशल एक्सपीरियंसेस से शेप होती है। इसी वजह से सोशलिस्ट ने हिस्ट्री में यूटोपियन कम्युनिटीज़ बनाई हैं। दूसरा जो है कोऑपरेशन। कंपटीशन के इंस्टेड सोशलिस्ट कोऑपरेशन
प्रेफर करते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि कंपटीशन लोगों को सेल्फिश और अग्रेसिव बनाता है, जबकि कोऑपरेशन सिंपैथी और केयर बिल्ड करता है। इसी से कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज बनने जैसे फेमस रॉशडाल पाइनर्स को 1844 में ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किए। ये स्पेन में वर्कर मैनेज्ड इंडस्ट्रीज़ थी। तीसरा जो है इक्वालिटी, ये सोशलिज्म की डिफाइनिंग फीचर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इक्वालिटी, स्पेशली सोशल इक्वालिटी, ये सोशल इक्वालिटी चाहते हैं, ठीक है। इक्वल आउटकम, सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि ज़्यादातर इनइक्वालिटी अनफेयर सोशल स्ट्रक्चर से आती है, नेचुरल डिफरेंसेस से नहीं। मार्क्स ने फेमसली कहा था, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड्स। जो फोर्थ है वो क्लास पॉलिटिक्स है। सोशलिस्ट सोसाइटी को क्लास के बेसिस पर डिवाइडेड देखते हैं, मेनली उन लोगों के बीच जो वेल्थ ओन करते हैं, जिनको बूर्जुआ भी कहते हैं, और जो वेजेस के लिए वर्क करते हैं, जिन्हें प्रोलेटेरिएट भी कहते हैं। ये बिलीव करते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल चेंज ड्राइव करता है, दो रिसेंटली ये डिक्लाइन हुआ है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। फिफ्थ वन जो है वो कॉमन ओनरशिप है। सोशलिस्ट्स जो है प्रोडक्टिव वेल्थ की प्राइवेट ओनरशिप अपोज करते हैं। उन्हें लगता है ये अनजस्ट है, क्योंकि वेल्थ कलेक्टिवली क्रिएट होती है, मॉरली करप्टिंग है क्योंकि मटीरियलिज्म प्रमोट करती है, और डिविसिव है क्योंकि ओनर्स और वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जो मेजर टाइप्स हैं सोशलिज्म के, वो पहला तो देखो, दो मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। कम्युनिज्म जो पहला है उसकी बात करते हैं, ये कम्प्लीटली प्राइवेट प्रॉपर्टी रिजेक्ट करती है। मार्क्स ने साइंटिफिक सोशलिज्म डेवलप किया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू। ये आइडिया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स सोसाइटी में सब कुछ डिटरमाइन करती है। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज़ द बेस, ओके। उसने प्रिडिक्ट किया कि कैपिटलिज्म कोलैप्स हो जाएगा इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से, लीडिंग टू वर्कर्स रेवोल्यूशन, और इवेंचुअली एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन मार्क्स के आइडियाज़ डिफरेंटली इम्प्लीमेंट हुए। रशिया में लेनिन ने वैनगार्ड पार्टी बनाया, प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज जो वर्किंग क्लास को लीड करते हैं। इससे वन पार्टी स्टेट बने। स्टालिन ने फिर सेंट्रल प्लानिंग और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐड किया। ये सोवियत मॉडल 1945 के बाद ग्लोबली स्प्रेड हुआ। वेस्टर्न यूरोप में नियो मार्क्सिस्ट जैसे ग्रामशी, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने सोफिस्टिकेटेड थियोरीज डेवलप किए, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही नहीं बल्कि कल्चरल डोमिनेशन और क्रिटिकल थियोरी पे फोकस किया। अब बात करें सोशल डेमोक्रेसी की, तो ये तब इमर्ज हुआ जब वेस्टर्न सोशलिस्ट पार्टीज़ ने डिसाइड किया कि कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करने के बजाय रिफॉर्म करना है। उन्होंने रेवोल्यूशन अबैंडन करके ग्रेजुअल चेंज अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी के थ्रू। सोशल डेमोक्रेट्स तीन चीज़ पे फोकस करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप का ब्लेंड, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कैपिटलिज्म को रेगुलेट करना, और वेलफेयर स्टेट, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इनइक्वालिटी कम करने के लिए। ये थिंकर्स जैसे कि एडवर्ड बर्नस्टीन ने आर्ग्यू किया है कि कैपिटलिज्म इवॉल्व कर रहा है और रिफॉर्म हो सकता है। यूके में फेबियन सोसाइटी ने ग्रेजुअलिज्म प्रमोट किया, स्लो पीसफुल चेंज। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी को 1970s से क्राइसिस फेस करना पड़ा। इकोनॉमिक रिसेशन ने एफिशिएंसी और इक्वालिटी के बीच टेंशन क्रिएट किया। वर्किंग क्लास जो है वो श्रिंक हुई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। कम्युनिज्म का कोलैप्स स्टेट लेड सॉल्यूशन में फेथ को अंडरमाइन कर गया। इससे थर्ड वे पॉलिटिक्स बनी, ओल्ड सोशलिज्म और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के बीच मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश में। अब अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशलिज्म का जर्नी बहुत ही ड्रामेटिक रहा है। ये 19th सेंचुरी के हार्श इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुई। 1917 रशियन रेवोल्यूशन ने प्रूव किया कि रेवोल्यूशन पॉसिबल है।
वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोशलिज्म ग्लोबली स्प्रेड हुई। ईस्टर्न यूरोप और चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम भी आई। वेस्टर्न पॉलिटिक्स में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ डोमिनेट कर रही थी। लेकिन लेट 20th सेंचुरी में मेजर सेटबैक्स भी आए। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रिजीम्स कोलैप्स हो गए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ ने ट्रेडिशनल कमिटमेंट से रिट्रीट किया। बहुत लोगों ने सोशलिज्म को डेड डिक्लेयर कर दिया। हाउएवर अर्ली 21st सेंचुरी में सोशलिस्ट रिवाइवल देखा गया है। फॉर इंस्टेंस थिंक अबाउट बर्नी सैंडर्स इन अमेरिका, जेरेमी कॉर्बिन इन यूके, या ग्रीस और स्पेन में लेफ्ट विंग मूवमेंट्स देखें। इसका रीज़न ये हो सकता है कि ग्रोइंग इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से डिससेटिस्फैक्शन। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोशलिज्म इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट, इट्स स्टिल रेलेवेंट। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिज्म? तो सोशलिज्म का फ्यूचर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि फ्यूचर भी है, ऑफ कोर्स फ्यूचर है। क्रिटिक कहते हैं कि कैपिटलिज्म सुपीरियर प्रूव हुई है, ये वेल्थ ज़्यादा एफिशिएंटली जनरेट करती है, स्पेशली हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन सोशलिस्ट जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिज्म के प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंजेस प्लैनेट को थ्रेटन कर रहा है, और बहुत लोग इकोनॉमिकली इनसिक्योर फील करते हैं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के बावजूद। राल्फ मिलीबन ने कहा था, कैपिटलिज्म को ह्यूमैनिटी की बेस्ट अचीवमेंट सोचना अ ड्रीडफुल स्लर ऑन द ह्यूमन रेस है। मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि कैपिटलिज्म इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव अचीव्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री, इट इज़ अ ड्रीडफुल स्लर ऑन द ह्यूमन रेस। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, तो ह्यूमैनिटी के नाम पे धब्बा है ये, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली सोशलिज्म की हेल्प कर सकती है ग्लोबल इनइक्वालिटी को विजिबल बना के, और क्लाइमेट चेंजेस जैसे इश्यूज़ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड दिखा के। तो चाहे कैपिटलिज्म कितना भी बढ़ गया हो, चाहे क्रिटिक्स कितना भी कहें कि कैपिटलिज्म हैज़ मेंटेन्ड इट्स सुपीरियॉरिटी, बट अगर इफ़ वी ट्राई टू लुक एट द ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड द क्लाइमेट चेंज इश्यूज़, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है, बहुत सारी चीज़ों को इट हैज़ फेल्ड टू एड्रेस सो मेनी क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सोशलिज्म इज़ स्टिल अ रेलेवेंट थिंग। तो मैं कंक्लूड करती हूँ कि सोशलिज्म एक रेलेवेंट रहती है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वेश्चंस एड्रेस करती है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। क्या हमें इंडिविजुअल सक्सेस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या कलेक्टिव वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? इनइक्वालिटी नेचुरल है या सोशली क्रिएटेड है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोशलिस्ट हमेशा पूछते हैं किसी भी सिनेरियो में, चाहे वो नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो या फिर किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के विदिन जो इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है उसमें ये पूछते हैं। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी और सोशल जस्टिस बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। ये क्वेश्चंस कम्युनिज्म के फॉल के साथ डिसअपियर नहीं हुए। अगर कोई ये कहता है कि कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया या फिर कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी इज़ डेड, but these questions are still relevant, and the most important and remarkable thing is that these questions are asked by socialists, so that has to be kept in mind. अगर कुछ है तो ये और अर्जेंट है, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन और ग्रोइंग इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं। तो इन सबको कौन क्वेश्चन कर रहा है? आई हैव नेवर सीन अ कैपिटलिस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन अ वेरी सीरियस मैनर।
तो सोशलिज़म इवॉल्व हो सकती है, लेकिन इसका कोर इनसाइट कि हम सोशल बीइंग हैं जो कॉमन गुड के लिए टुगेदर वर्क करना चाहिए, लोगों को वर्ल्ड वाइड इंस्पायर करता है रहता है और इसीलिए अपने रेलेवेंस को ये बरकरार रखता है। तो अब जो नेक्स्ट आइडियोलॉजी हम पढ़ेंगे वो है फेमिनिज़म। अगर हम फेमिनिज़म की बात करें तो फेमिनिज़म एक ऐसा पॉलिटिकल टर्म है जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है और 1960s के बाद से डेली कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन गया है। फेमिनिज़म की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि इनिशियली फेमिनिस्ट वर्ड है उसका यूज़ 19th सेंचुरी में एक मेडिकल टर्म के रूप में होता था, जिसे या तो मेन के फेमिनाइजेशंस या फिर विमेन के मैस्कुलिनाइजेशन को डिस्क्राइब किया जाता था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज़म का मतलब है विमेन के रोल को एडवांस करना, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना और अल्टीमेटली जेंडर रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करना। फेमिनिज़म की हिस्ट्री को जनरली वेव्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वेव फेमिनिज़म मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जिसमें मेनली लीगल और पॉलिटिकल राइट्स पर फोकस था, स्पेशली वोटिंग राइट्स यानी कि सफ़रेज पर। इस मूवमेंट को मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन जो कि 1792 में आई थी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। फर्स्ट वेव का कल्मिनेशन न्यूजीलैंड में 1893 में विमेन सफ़रेज के अचीवमेंट के साथ हुआ। उसके बाद यूएस में 1920 और यूके में 1918 में। अब बात करें सेकेंड वेव की, तो सेकेंड वेव फेमिनिज़म 1960s में इमर्ज हुई जब बेटी फ्रेडन ने अपनी बुक द फेमिनिन मिस्टीक पब्लिश की। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि पॉलिटिकल और लीगल राइट्स मिलने के बावजूद विमेंस क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुआ था। इस वेव में केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स और जर्माइन ग्रेगर की द फीमेल यूनिक जैसी बुक्स ने पर्सनल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल एस्पेक्ट को भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाया। अब सिर्फ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन नहीं बल्कि विमेंस लिबरेशन एक गोल था फेमिनिज़म का। थर्ड वेव फेमिनिज़म जो कि 90s से शुरू हुआ, जिसमें डिफरेंस पॉलिटिक्स पर मोर रैडिकल इंगेजमेंट दिखाई दिया। इस वेव में सिर्फ विमेन और मेन के बीच डिफरेंसेस की जगह डिफरेंट विमेन के बीच डिफरेंसेस पर ज़्यादा फोकस था। इसमें इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट सेंट्रल बना, यानी कि जेंडर के साथ साथ रेस, क्लास, एथनिसिटी, एज, रिलीजन, नेशनैलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का इंटरसेक्शन। अब मिडिल क्लास वाइड डेवलप्ड कंट्रीज़ की विमेन की कंसर्न के अलावा डेवलपिंग वर्ल्ड की विमेन ऑफ कलर, LGBTQI प्लस पीपल की वॉइसेस को भी इम्पोर्टेंस मिलने लगी। फेमिनिज़म के कुछ कोर थीम्स हैं जिन्हें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है पॉलिटिकल की रीडेफिनेशंस। ट्रेडिशनल तौर पे पॉलिटिक्स को पब्लिक स्फीयर तक लिमिट किया जाता था, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह इन सब तक ही लिमिटेड था। लेकिन फेमिनिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। केट मिलेट ने पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन किया पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप के रूप में, जहाँ एक ग्रुप दूसरे को कंट्रोल करता है, यानी कि पॉलिटिक्स हर जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, इंक्लूडिंग फैमिली में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच भी। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्स और जेंडर का डिस्टिंक्शन। सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस को रेफ़र करता है जो नेचुरल और अनचेंजेबल है। जेंडर कल्चरल टर्म है, डिफरेंट रोल्स जो सोसाइटी वेमेन और मेन को असाइन करती है। जैसे साइमन डे बिवॉर्क ने कहा था, वेमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। मोस्ट फेमिनिस्ट बिलीव कि ह्यूमन नेचर एंड्रोजिनस है, हर इंसान में फीमेल और मेल एट्रीब्यूट्स का ब्लेंड होता है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है पेट्रियार्की, जिसका कि लिटरल मीनिंग है रूल बाय फादर। ये टर्म पावर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है बिटवीन विमेन एंड मेन।
कुछ फेमिनिस्ट इस स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करती हैं फैमिली स्ट्रक्चर में फादर के डोमिनेंस, लेकिन ब्रॉडर सेंस में ये रूल बाय मेन को रेफ़र करता है, बोथ विद इन फैमिली और बाहर सोसाइटी में भी। जो फोर्थ थीम है वो है इक्वालिटी वर्सेस डिफरेंस का डिबेट। डिफरेंट फेमिनिस्ट ट्रेडिशंस इक्वालिटी को डिफरेंटली डिफाइन करती है। लिबरल फेमिनिस्ट लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहते हैं, पब्लिक रेल्म तक इक्वल एक्सेस। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहती हैं कि इक्वल राइट्स मीनिंगलेस है अनलेस वेमेन ऑल्सो एंजॉय सोशल इक्वालिटी। इसमें इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में बात की जाती है। रैडिकल फेमिनिस्ट प्राइमरीली फैमिली और पर्सनल लाइफ में इक्वालिटी पर फोकस करते हैं। डिफरेंस फेमिनिस्ट इक्वालिटी को रिजेक्ट करती है, बिलीविंग कि विमेन को मेल आइडेंटिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी डिस्टिंक्ट फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्ब्रेस करना चाहिए। अब मैं आपको ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट थ्योरीज़ के बारे में बताऊंगी। पहला जो है वो लिबरल फेमिनिज्म इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कि इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म मेनली लिबरल प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस थी। लिबरल फेमिनिस्ट जनरली एक्सेप्ट दैट women और men नेचुरली डिफरेंट हैं, लेकिन बिलीव करती हैं कि एजुकेशन, वर्क और पब्लिक लाइफ तक women के एक्सेस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है वो कहता है कि जेंडर इनइक्वालिटी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में रूटेड है। फ्रेडरिक एंगल्स ने आर्ग्यू किया है कि कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी ने विमेन की पोजीशन को फंडामेंटली चेंज कर दिया। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट बिलीव करती हैं कि विमेन का डोमेस्टिक लेबर कैपिटलिज्म के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, फ्यूचर वर्कर्स प्रोड्यूस करके और मेल वर्कर्स को सपोर्ट करके। रैडिकल फेमिनिज्म सेक्सुअल अप्रेशन को सोसाइटी का मोस्ट फंडामेंटल फीचर मानता है, मोर सिग्निफिकेंट देन क्लास और रेस। रैडिकल फेमिनिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि सोसाइटी को पेट्रियार्कल समझा जाए टू हाईलाइट जेंडर अप्रेशन की सेंट्रलिटी। वो बिलीव करते हैं कि पेट्रियार्की फैमिली, डोमेस्टिक और पर्सनल लाइफ की स्ट्रक्चर्स में रूटेड है और लिबरेशन के लिए इन स्ट्रक्चर्स को ओवरथ्रो करना होगा हमें। रिसेंट डेकेड्स में फेमिनिज्म ने न्यू अप्रोचेस एम्ब्रेस किया है। इंटरसेक्शनैलिटी फ्रेमवर्क रिकग्नाइज करता है कि विमेन की मल्टीपल ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज़ होती है। ब्लैक फेमिनिज्म स्पेशली यूएसए में ने चैलेंज किया है मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म की टेंडेंसी टू इग्नोर रेशियल डिफरेंसेस और पोर्ट्रे किया है सेक्सिज्म और रेसिज्म को लिंक्ड सिस्टम ऑफ ऑपरेशन के रूप में। ट्रांस थियरी ने जेंडर के बाइनरी कंसेप्शन को रिजेक्ट किया है, व्यूइंग जेंडर एज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन रादर देन बायोलॉजिकल असाइनमेंट। कुछ फेमिनिस्ट ने ट्रांस इश्यूज़ को एम्ब्रेस किया है, रिकग्नाइजिंग पैरेलल्स बिटवीन सेक्सिज्म एंड ट्रांसफोबिया, लेकिन अदर्स व्यू ट्रांस थियरी एज प्रॉब्लमैटिक, आर्ग्यूइंग कि अगर कोई भी पर्सन जो सेल्फ आइडेंटिफाइज एज वेमेन इज़ कंसिडर्ड अ वेमेन, तो ये वेमेन स्पेस को थ्रेट कर सकता है। तो जो एक और चीज़ है, एक और थियरी है फेमिनिज़म की, वो है क्वेयर थियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है और बहुत ही पॉपुलर थियरी है एंड रेलेवेंट ऑल्सो इन टुडेज़ टाइम। क्वेयर थियरी 1990s में इमर्ज हुई, अप्लाइंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस टू सेक्सुअलिटी, ट्रीटिंग इट एज फ्लूइड और सोशली कंस्ट्रक्टेड रादर देन फिक्स्ड। ये हेट्रोनॉर्मेटिविटी का विरोध करती है कि दुनिया में बस लड़का और लड़की ही हो सकते हैं, मेन एंड वेमेन। हेट्रोनॉर्मेटिविटी ये कहती है। इसके अपोज्ड है क्वेयर थियरी के स्कॉलर्स, जहाँ हेट्रोसेक्सुअलिटी को ह्यूमन एक्सपीरियंस का नॉर्मल बेसलाइन माना जाता है, वहीं ये इस बात का विरोध करते हैं कि हेट्रोनॉर्मेटिविटी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। जूडिथ बटलर का कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी इन्फ्लुएंशियल रहा है। आइडिया कि जेंडर रिपीटेड एक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है रादर देन इनहेरेंट आइडेंटिटी एक्सप्रेस करता है। फाइनली फेमिनिज्म का फ्यूचर क्या है,
ठीक है, ये क्वेश्चन हम हर एक आइडियोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या है। उनके पास्ट के बारे में हमने देखा, उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो इवॉल्व कैसे हुई, डिफरेंट थियोरीज़ कैसे आए, लेकिन उनका जो रेलेवेंस है फ्यूचर के लिए या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट के लिए, वो भी डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। सो डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ पोस्ट फेमिनिज्म, फेमिनिज्म अलाइव और वाइब्रेंट है, लेकिन अब वो लेस विजिबल है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में मूव कर गया है। अब फेमिनिज्म सिर्फ आउटसाइडर प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं है, बल्कि पब्लिक सर्विसेज और सिविल सोसाइटी में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया है। फेमिनिज्म का आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी ब्रॉडर हो गया है। अब सिर्फ वेमेंस रोल को एडवांस करने पर फोकस नहीं है, बल्कि जेंडर रिलेशंस को जनरली ट्रांसफॉर्म करने पर भी है। हाउएवर चैलेंजेस भी हैं। फेमिनिज्म की सक्सेस आयरॉनिकली मूवमेंट वीकन कर सकती है, अंडरमाइनिंग यूनिटी और सेंस ऑफ पर्पस। 80s और अर्ली 21st सेंचुरीज़ में कंसर्वेटिव बैकलैश भी देखने को मिला है अगेंस्ट फेमिनिज्म एसोसिएटेड विद राइट विंग पॉपुलिज्म। टू कंक्लूड, आई वुड से फेमिनिज्म एक डायनेमिक और इवॉल्विंग आइडियोलॉजी है जो कंटिन्यूस अडेप्ट और इवॉल्व कर रही है थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंट्स एंड इन रिस्पॉन्स टू न्यू चैलेंजेस दैट इट फेसेस। ये सिर्फ विमेन की कंसर्न तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ब्रॉडर क्वेश्चंस ऑफ जेंडर, पावर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस से डील करती है। तो फेमिनिज्म को सिर्फ ये मानना कि लड़के और लड़के के बीच में इक्वालिटी, मेन वेमेन इक्वालिटी, या फिर जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं बिटवीन दीज टू जेंडर, फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट दैट। नो, फेमिनिज्म इज़ deeper than that, and we have to understand that. And the relevance of feminism is so much in this society that it is still a part of our academic structure. So not only that, academically, in order to be academically sound, you have to read feminism, but also to understand the everyday reality of society. We need to study about feminism. We need to practice feminist whatever feminist principles you believe in. Next, the ideology that we are going to discuss is ecologism. And ecologism पे हम बात इन्वायरमेंट से रिलेटेड करेंगे, लेकिन उसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट है, जिसमें कि एक इको फेमिनिज़म भी है, तो मैं वहाँ पे भी फेमिनिज़म डिस्कस करूँगी। बात अगर इकोलॉजिज़म की करें, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इन्वायरमेंट और नेचर को सेंटर में रखती है। अब बात करते हैं कि इकोलॉजिज़म है क्या। इफ़ somebody ask you what if somebody will question you what do you mean by ecologism, तो इसका एक बड़ा सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसका आंसर करें तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल थॉट है जो कहता है कि ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस और हमारी पूरी इन्वायरमेंट एक इंटरकनेक्टेड होल है। ये आइडियोलॉजी 60s के बाद पॉपुलर हुई है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है 19th सेंचुरी में ही देखा गया था। 1866 में जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल के साथ देखा गया था, जिन्होंने इकोलॉजी वर्ड जो है क्वाइन किया था। कन्वेंशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ मेनली ह्यूमंस के बारे में सोचती है, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन इकोनॉमी, ह्यूमन सोसाइटी, बट इकोलॉजिज़म कहती है वेट अ मिनट, ह्यूमंस तो बस एक स्पीशीज़ हैं इस प्लैनेट पर। ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है, यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, और इस अप्रोच को चैलेंज करना ही इकोलॉजिज़म का काम है। सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं इकोलॉजिज़म का। इकोलॉजिज़म का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। 19th सेंचुरी में जब फैक्ट्रीज़ और अर्बन लाइफ स्प्रेड हो रही थी, कुछ थिंकर्स लाइक थॉमस हार्डी, विलियम मॉरिस एंड अदर्स रूरल लाइफ की वैल्यू को एम्फसाइज किया करते थे। 60s में रेचल कार्सन की एक बुक आई थी, द साइलेंट स्प्रिंग, ने लोगों को अलर्ट किया पेस्टिसाइड के डेंजर्स के बारे में। फिर 70s में लिमिट्स टू ग्रोथ जैसी इम्पॉर्टेंट बुक आई,
ग्रेजुअली ग्रीन पीस और फ्रेंड्स ऑफ अर्थ जैसे एक्टिविस्ट ग्रुप बने और इवेंचुअली ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फॉर्म हुई। आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज ने इस आइडियोलॉजी को और भी इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट बना दिया है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल एफर्ट्स के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग स्टिल एक मेजर थ्रेट है। अगर हम इसके कोर थीम्स की बात करें तो इकोलॉजिज्म का फाउंडेशन है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम में रहते हैं जो होमियोस्टेसिस के थ्रू बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये आइडिया ह्यूमंस को मास्टर ऑफ नेचर के कॉन्सेप्ट से चैलेंज करता है। इसमें दो मेन अप्रोचेस हैं, शैलो इकोलॉजी जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ करती है, और डीप इकोलॉजी जो कम्प्लीटली रिजेक्ट करती है कि आइडिया कि ह्यूमन किसी भी तरह से सुपीरियर है, सब एक बराबर हैं, कोई भी सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, क्योंकि हम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में रहते हैं। दूसरी जो कोर प्रिंसिपल है या थीम है इकोलॉजिज्म की, वो है सिस्टम्स थिंकिंग। सिस्टम्स थिंकिंग कन्वेंशनल मैकेनिस्टिक थिंकिंग को रिजेक्ट करती है। न्यूटन ने वर्ल्ड को एक मशीन की तरह देखा, बट इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड को एज अ होल, एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम देखना चाहिए। इस अप्रोच में जेम्स लवलॉक की गाया हाइपोथेसिस इम्पॉर्टेंट है, जो अर्थ को एक लिविंग एंटिटी की तरह देखती है। ये ईस्टर्न मिस्टिसिज्म और मॉडर्न क्वांटम फिज़िक्स से भी इंस्पिरेशन लेती है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑन फाइनाइट प्लैनेट इज़ इम्पॉसिबल। ये इकोलॉजिज्म का फंडामेंटल मैसेज है। केनेथ बॉल्डिंग ने स्पेसशिप अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया। हमारा प्लैनेट एक क्लोज सिस्टम है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। गैरेट हार्डिन के ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कॉन्सेप्ट ने दिखाया कि जब रिसोर्सेज रेगुलेट नहीं होते हैं तो उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। वीक सस्टेनेबिलिटी कहती है लेट्स ग्रो रिच और रिचर बट स्लोली, जबकि स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी कहती है वी नीड टू प्रिजर्व नेचुरल कैपिटल, ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज गुड। सो जो वीक सस्टेनेबिलिटी है वो कहती है कि ओके वी विल डू डेवलपमेंट बट धीरे धीरे, okay, we'll keep in mind that climate is changing, everything is happening, but we will do the development, although with a slower pace. But in case of strong sustainability, we need to preserve natural capital, and we have to have this idea that development is not always good. So coming to the next theme, it's environmental ethics. ट्रेडिशनल एथिक्स सिर्फ ह्यूमन पे फोकस करती है, बट इन्वायरमेंटल एथिक्स एनिमल और नेचर को भी मॉरल कंसिडरेशन देती है। सिंगर ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन को इम्पोर्टेंस देंगे, ह्यूमन के ऊपर एथिकल एस्पेक्ट्स को यूज़ करेंगे, तो वो इस बात को कहेगा कि भाई ह्यूमंस जो हैं दे आर सुपीरियर देन all other organisms. They have they have a higher sense of rationality, or they have a higher sense of existence, that all that matters is human. जबकि ऐसा है नहीं। डीप इकोलॉजी कहती है कि नेचर हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। नेचर की वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल है, उनका खुद भी वैल्यू है। नेचर की जो इम्पॉर्टेंस है वो इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, उसका खुद में भी वैल्यू है। नेचर इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, अ ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और रिवर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स गिविंग यू वाटर एंड एट्सेट्रा। उनकी खुद की भी वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स फ्रॉम हैविंग टू बीइंग। इकोलॉजिज्म मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म को क्रिटिसाइज़ करती है। हैविंग मीन्स पोजेशंस के बजाय बीइंग कनेक्शंस पे फोकस करती है। मटीरियल पोजेशन के थ्रू
हैप्पीनेस की आइडिया को चैलेंज करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करती है। अब हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म देखेंगे। कई फॉर्म्स हैं इकोलॉजिज्म के। सबसे पहले जो हैं वो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजिज्म है। मेन स्ट्रीम इन्वायरमेंटल ग्रुप की अप्रोच है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना विदाउट रिजेक्टिंग कैपिटलिज्म। यही लोग हैं जो वीक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। ग्रीन कैपिटलिज्म का आइडिया मार्केट फोर्सेस इन्वायरमेंट के लिए सोल्यूशन दे सकती है, ठीक है। इको सोशलिज्म कहती है कि कैपिटलिज्म की इन्वायरमेंटल क्राइसिस का रूट कॉज है, ओके। प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी नेचर को एक्सप्लॉइट करती है। अब इको एनार्किज्म भी एक है टाइप ऑफ इकोलॉजिज्म कि जो सोशल इकोलॉजी पे ये बेस्ड है, ओके। डिसेंट्रलाइज सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज़ का विजन जो नेचर के साथ हार्मनी में रहे। इको फेमिनिज्म, जो कि मैं अभी फेमिनिज्म में जब पढ़ा रही थी तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि लेटर व्हेन वी विल टॉक अबाउट इकोलॉजिज्म विल ऑल्सो डिस्कस इको फेमिनिज्म। सो इको फेमिनिज्म कहता है पेट्रियार्की और इन्वायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन के बीच कनेक्शन दिखाती है। विमेन की एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ में जैसे केयर करना, नर्चर करना, इन्वायरमेंट के लिए बेटर अप्रोच प्रोवाइड करता है, ठीक है। बात आती है डीप इकोलॉजी की। अर्नेस्ट नाइस की फ़िलॉसफी है जो कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म पे बेस्ड है। ये बायोसेंट्रिक इक्वालिटी प्रमोट करती है, जिसका मतलब है कि जितने भी स्पीशीज़ हैं सब इक्वल हैं, सब इम्पॉर्टेंट है। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ह्यूमन आर सुपीरियर, बट ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ह्यूमन ड्रिवन आइडिया। वाइल्डनेस प्रेजर्वेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल और सिंपल लिविंग के प्रिंसिपल को फॉलो करती है डीप इकोलॉजी। अब इकोलॉजिज्म के चैलेंजेस हैं बहुत सारे, ठीक है। पहला तो है ग्लोबल एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम। डेवलपिंग नेशंस भी इंडस्ट्रियलाइज होना चाहती है। डेवलपिंग नेशंस ये बोलती है कि जब वेस्ट डेवलप कर रहा था तब उन्होंने तो रिसोर्सेज यूज़ किए, तब आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के हवाले से ये नहीं बोला कि भाई तुम डेवलपमेंट रोक दो। अब वो जब डेवलप्ड हो गए हैं तो हमको बोल रहे हैं कि आप ये सब करना बंद करो क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर क्लाइमेट। फिर दूसरा जो है कंज्यूमर कैपिटलिज्म की इंट्रेंचमेंट। थर्ड वन है जी नो ग्रोथ या डी ग्रोथ का मैसेज इलेक्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई पॉलिटिशियन है वो ये बोल रहा है कि हम इंडस्ट्री नहीं बिठाएंगे, so how can you get votes? It will be very strange, right, for even voters, that what kind of politician is he? He's talking about degrowth, he's not talking about growth. So ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लमैटिक हैं, चैलेंज हैं ये सारी चीज़ें इकोलॉजिज्म के आगे। कुछ लोग इसे सिर्फ अर्बन प्रिविलेज लोगों का वो मानते हैं कि ये चोचले हैं अमीर लोगों के क्लाइमेट के बारे में बात करना, बट ऐसा है नहीं। इकोलॉजिज्म रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है, नॉट जस्ट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, बट ए न्यू वे ऑफ बीइंग। और न्यू वे ऑफ बीइंग इज़ सो डिफ़िकल्ट इन फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल थिंग, फॉर इंस्टेंस फैशन। फास्ट फैशन इज़ सच अ थिंग दैट you can't avoid it, right? In developing world you can't avoid it, and that is so much against our climate. So how can we manage our way of being? It's very, talking about is might be easy, but walking on that is very difficult. So in conclusion I would say that ecologism एक powerful ideology है जो हमें याद दिलाती है कि हम नेचर से अलग नहीं हैं बल्कि उसका ही हिस्सा है। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे चैलेंजेस के सामने इकोलॉजिज्म की टीचिंग और भी रेलेवेंट हो गई है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रिसाइकलिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं या बाइक पे जाते हैं कार के बजाय, रिमेंबर यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इकोलॉजिकल थिंकिंग। सो whatever you do in whichever aspect of your life, keep
climate in your mind, that you are going to inhale that air, you are going to eat that food, your children are going to have that air to inhale, to have that food to eat. So keep that in mind and practice ecologism. नेक्स्ट जो हम आइडियोलॉजी डिस्कस करेंगे वो है मल्टीकल्चरलिज्म, और ये लास्ट आइडियोलॉजी है इस लेक्चर के लिए. अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में बात करें तो ये एक सोशल रियलिटी भी है और एक पॉलिटिकल फिलॉसफी भी. भले ही ये टर्म मॉडर्न लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है हिस्ट्री में बहुत डीप रूट्स रखता है. मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ हिस्ट्री में हमेशा से रही हैं, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर 16th और 17th सेंचुरी में अपने पीक पर था, और यूनाइटेड स्टेट्स भी 19th सेंचुरी से मल्टीकल्चरल रहा है. लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म टर्म सिर्फ 1965 में कनाडा में स्टार्ट हुआ, जहां इससे कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए एक स्पेशल अप्रोच बताया गया. 1971 में कनाडा ने ऑफिशियली मल्टीकल्चरलिज्म विद इन अ बायलिंगुअल फ्रेमवर्क को पब्लिक पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट किया, जिससे 1988 में मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट बना. ऑस्ट्रेलिया ने भी अर्ली 70s में इसी तरह का पाथ फॉलो किया. लिबरलिज्म या सोशलिज्म जैसे फुल आइडियोलॉजी के बजाय मल्टीकल्चरलिज्म ज़्यादा एक आइडियोलॉजिकल डिबेट का अरेना है, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करता है. जो क्वेश्चन है, हम कल्चरल डाइवर्सिटी और सिविक यूनिटी के बीच में बैलेंस कैसे बना सकते हैं. आइए इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं. मल्टीकल्चरलिज्म का राइज 60s और 70s के दो मेजर हिस्टोरिकल फोर्सेस के कारण हुआ. पहला, माइनॉरिटी ग्रुप्स में ग्रोइंग पॉलिटिकल असर्टिवनेस देखी गई, जो अक्सर इथनो कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में एक्सप्रेस हुई. ये ट्रेंड स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलेशिया और वेस्टर्न यूरोप में दिखा था, जैसे कनाडा में फ्रेंच स्पीकिंग क्यूबिकॉइज, या फिर यूके में स्कॉटिश और वेल्श नेशनलिज्म, या स्पेन, फ्रांस और बेल्जियम में अलग अलग से प्रोटेस्ट मूवमेंट्स. इंडिजिनस पीपल जैसे कि नेटिव अमेरिकन्स, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड के माउरिस ने भी अपने कल्चर और पॉलिटिकल राइट्स को असर्ट करना शुरू किया. दूसरा जो है वो 1945 के बाद इंटरनेशनल माइग्रेशन पैटर्न ने कई सोसाइटीज़ में कल्चरल डाइवर्सिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया. माइग्रेशन रूट्स अक्सर कॉलोनियल कनेक्शंस को फॉलो करते थे. यूके में इमिग्रेंट्स मेनली वेस्ट इंडीज़ और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते थे, फ्रांस में नॉर्थ अफ्रीका से, और जर्मनी में टर्की, यूगोस्लोवाकिया से गेस्ट वर्कर्स रिक्रूट किए. अर्ली 2000 तक कई वेस्टर्न स्टेट्स ने मल्टीकल्चरलिस्ट प्रिंसिपल को पब्लिक पॉलिसी में शामिल कर लिया था. लेकिन रीसेंट ईयर्स में हमने ये क्लेम बढ़ते देखा है कि मल्टीकल्चरलिज्म फेल हो गया है या ज़्यादा आगे बढ़ गया है, जो अक्सर पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म के राइज से जुड़ा है. अब इसके कोर थीम्स पे फोकस करते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म के कोर थीम्स क्या हैं. मल्टीकल्चरलिज्म में 5 थीम्स हैं जो इसके फिलोसफिकल ओरिएंटेशंस को डिफाइन करते हैं. द फर्स्ट वन इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म. पोस्ट कॉलोनियलिज्म मल्टीकल्चरलिस्ट थॉट का इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बनाता है, यूरोपियन एम्पायर्स के कोलैप्स से इमर्ज होके. पोस्ट कॉलोनियल थियोरी कॉलोनियल रूल के कल्चरल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस को एक्सपोज और ओवरटर्न करना चाहता है. एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म कॉन्सेप्ट ने हाईलाइट किया कि कैसे वेस्टर्न कल्चरल हेजिमनी स्टीरियोटिपिकल फिक्शंस के थ्रू मेंटेन की जाती है, जो नॉन वेस्टर्न लोगों को डिमीन करती है. यूएस में ब्लैक नेशनलिज्म और लेटेस्ट ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के एक्सप्रेशन है, जैसे
कि अगर हम देखें कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट में जो भी पोस्ट कॉलोनियल कॉन्शियसनेस है उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया गया। जो दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन। पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन सोशल एडवांसमेंट के लिए एक नोवेल अप्रोच ऑफर करता है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस या तो लीगल पॉलिटिकल राइट या जिसको कि हम रिपब्लिकनिज्म भी कहते हैं या फिर सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम सोशल रिफॉर्मिज्म भी कहते हैं, इन सब पर फोकस करते हैं। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म कल्चरल बेस्ड मार्जिनलाइजेशन को ग्रुप सेल्फ असर्शन के थ्रू एड्रेस करता है। ये रिकग्नाइज करता है कि मार्जिनलाइजेशन एक डीपर लेवल पर कल्चरल स्टीरियोटाइप्स और वैल्यूज़ के थ्रू ऑपरेट करती है, जो स्ट्रक्चर करती है कि लोग खुद को कैसे देखते हैं और दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। जो तीसरी बात है, जो कोर फैक्टर है मल्टीकल्चरलिज्म का, वो है कल्चरल एंड आइडेंटिटी। सो कल्चर एंड आइडेंटिटी को पॉलिटिकल और सोशल बिलोंगिंग का फाउंडेशन माना जाता है। मल्टीकल्चरलिज्म कम्युनिटेरियनिज्म से शेप होता है जो इंडिविजुअल्स को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एम्बेडेड देखता है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जो ग्रुप आइडेंटिटी को रीशेप करके अप्रेशन को चैलेंज करता है। कल्चरल रिकग्निशन लोगों को सोशल और हिस्टोरिकल रूटेडनेस का सेंस देता है, जबकि इसका एब्सेंस इंडिविजुअल्स को आइसोलेटेड और कंफ्यूज महसूस कराता है। जो फोर्थ है वो है माइनॉरिटी राइट्स। तो माइनॉरिटी राइट्स में पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप के लिए स्पेशल राइट्स जो है वो शामिल हैं। विल्किमलिका ने 3 कैटेगरीज आइडेंटिफाई किए हैं। इंडिजिनस पीपल के लिए सेल्फ गवर्नमेंट राइट, इमिग्रेंट्स जो ग्रुप के लिए पॉली एथनिक राइट, जैसे सर्टन लॉ से रिलीजियस एग्जम्पशन कि अगर आप हिजाब पहनते हैं तो आपको स्कूल में हिजाब पहनने की अलाउ किया जाएगा, आपको हिजाब पहन के जाने के लिए आपके रिलीजियस वैल्यूज़ के कारण। अगर इंडिया में हम अगर देखें कि टर्बन जो सिख कम्युनिटी पहनती है, तो उनको जो है जब वो स्कूटर चलाते हैं तो उनको हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस रीजंस। तो यही रिलीजियस एग्जम्पशंस होते हैं। या फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स देना। इन राइट्स को इंडिविजुअल फ्रीडम की गारंटी, अप्रेशन के काउंटर्स और सोशल इनजस्टिस को एड्रेस करने के मीन्स के रूप में जस्टिफाई किया जाता है। फाइनली जो फिफ्थ कोर वैल्यू है मल्टीकल्चरलिज्म का, वो है टुगेदरनेस इन डिफरेंस। टुगेदरनेस इन डिफरेंस मेंटेन करता है कि यूनिटी और डाइवर्सिटी कंपैटिबल है, अपोजिंग फोर्सेस नहीं। मल्टीकल्चरलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि कल्चरल रिकग्निशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके पास अपने कल्चर में रूटेड एक सिक्योर आइडेंटिटी है। इसके अलावा डाइवर्सिटी सोसाइटी को बेनिफिट करता है वेरिड लाइफस्टाइल्स और प्रैक्टिसेस के थ्रू। क्रॉस कल्चरल टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर भी करता है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म की, तो मल्टीकल्चरलिज्म में 3 डिस्टिंक्ट वेरिएंट है जो हर एक डाइवर्सिटी और यूनिटी के बैलेंस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। पहला जो है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे विल्किमलिका ने चैम्पियन किया है। ये मॉरल स्फीयर में टॉलरेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिए कमिट करता है, लेकिन इसका डाइवर्सिटी का इंडोर्समेंट सिर्फ उन व्यूज़ और प्रैक्टिसेस तक एक्सटेंड होता है जो पर्सनल ऑटोनॉमी के साथ कंपैटिबल है। ये प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के बीच क्रूशल डिस्टिंक्शन मेंटेन करता है, कल्चरल आइडेंटिटी को प्राइवेट मैटर मानते हुए और पब्लिक में शेयर्ड सिविक एलिजियंस रिक्वायर करते हुए। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म लिबरल डेमोक्रेसी को सोल लेजिटिमेट पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में अपहोल्ड करता है। जो दूसरा है वो है प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म, जो आइजा बर्लिन और भीखू पारेख से एसोसिएटेड है।
वैल्यू प्लूरलिज्म के थ्रू पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस के लिए स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ये कंटेंट करता है कि कोई मॉरल सिस्टम दूसरे से सुपीरियर नहीं है। वेस्टर्न बिलीव्स नॉन वेस्टर्न बिलीव से ज़्यादा मॉरल अथॉरिटी नहीं रखते हैं। जॉन ग्रे आर्ग्यू करते हैं कि ये पोटेंशियली एक पोस्ट लिबरल स्टैंस इम्प्लाई करता है, जहाँ लिबरल वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन का लेजिटिमेसी के मोनोपोली नहीं रहता है। अब हम आते हैं थर्ड पे, कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे जेरेमी वॉल्ड्रन ने डेवलप किया। मल्टीकल्चरलिज्म को पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज़ के ब्रॉडर रिकंस्ट्रक्शन की तरफ ट्रांजिशनल माना जाता है। ये कल्चर को फिक्स्ड के बजाय फ्लूइड और रिस्पॉन्सिव ट्रीट करता है, हाइब्रिडिटी और कल्चरल मिक्सिंग को एम्ब्रेस करता है। इस पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल आइडेंटिटी कमिटमेंट्स और एफिलिएशन से मेलांज के रूप में एग्जिस्ट करती है। हम सब किसी डिग्री तक कल्चरल मॉन्ग्रेल्स हैं। ये अप्रोच मॉरल और पॉलिटिकल होराइजन्स को वन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की तरह ब्रॉडन करता है। अब ये सब हमने जान लिया कि इसके कोर वैल्यूज़ क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि मल्टीकल्चरलिज्म का रेलेवेंस क्या है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या सिर्फ एक आइडियोलॉजी है जिसे हम अपने एकेडमिक एंडेवर में वो करते हैं, पढ़ते हैं, या फिर इसका कोई फ्यूचर भी है? ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म का फ्यूचर बड़ा ही पैराडॉक्सिकल पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट करता है। एक तरफ ये 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग आइडियोलॉजी बन सकता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन, मोबिलिटी और कल्चरल एक्सचेंज को इंक्रीज करता है, एड्रेसिंग की डाइवर्स ग्रुप पीसफुली कोएग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसका इन्फ्लुएंस कम हो सकता है, जैसे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये यूनिटी के ऊपर डाइवर्सिटी को प्रिविलेज करता है। इनफैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर अमर्त्य सेन ने वार्निंग देते हुए कहा है कि मल्टीकल्चरलिज्म के सॉलिडरिस्टिक असम्पशन ह्यूमैनिटी के मिनिएचराइजेशन की तरफ लीड करता है, सिर्फ अपने कल्चरल ग्रुप के साथ आइडेंटिफिकेशन को इनकरेज करता है। कंजर्वेटिव्स मेंटेन करते हैं कि शेयर्ड वैल्यूज़ और कॉमन कल्चर सोसाइटल स्टेबिलिटी के लिए प्री रिक्विजिट्स है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि व्हाट कुड कंक्लूड अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म। सो याद रखें कि मल्टीकल्चरलिज्म डाइवर्सिटी और यूनिटी के बीच ऑनगोइंग नेगोशिएशन को प्रेजेंट करता है। यहाँ कोई फाइनल वो नहीं है कि मल्टीकल्चरलिज्म सेइंग दिस एंड दैट। ये एक नेगोशिएशन है, एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कुछ स्कॉलर यूनिटी को ऊपर रखते हैं, कुछ स्कॉलर डाइवर्सिटी को ऊपर रखते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ जो है ये कंटिन्यूसली बार्गेनिंग हो रही है इन दोनों चीज़ों के बीच में, यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच में, थ्रू मेनी स्कॉलरली एंडेवर्स। यूनिवर्सलिज्म और पर्टिकुलरिज्म, इंडिविजुअल राइट्स और कल्चरल फ्लूइडिटी वर्सेस एम्बेडेडनेस के बीच टेंशन पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप करते रहेंगे, जैसे सोसाइटीज़ इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी को नेविगेट करती है। चाहे मल्टीकल्चरलिज्म थ्राइव करे या फेड हो जाए, इसके उठाए क्वेश्चंस हमारे इंक्रीजिंगली डाइवर्स वर्ल्ड में इनस्केपेबल रहेंगे। इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, भले ही हम मल्टीकल्चरलिज्म को माने या ना माने, ये हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन इसने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आपको इफ़ नॉट थ्रू मल्टीकल्चरलिज्म, थ्रू अदर आइडियोलॉजी, थ्रू अदर कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू डील विद दोज क्वेश्चंस। सो इन क्वेश्चन के जवाब हम कैसे देते हैं, हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर सिग्निफिकेंटली शेप करेगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ना इन सारे जो मैंने लेक्चर दिए हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, उसके नोट्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं।
मैं उसका PDF आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आप एक बार अगर ये सुनते हैं और आपको बीच में कभी ऐसा लगे कि आई शुड गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो, सो आई कैन पुट द नोट्स ऑल्सो, सो प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू.